बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम व्यूज़ पेपर के साथ आपका होस्ट डॉक्टर मुदस्सिर अलवी हाज़िर है। नाज़रीन, हम हाजिर हैं आपके साथ अखबारात की सुर्खियाँ और उनके तजिए के हवाले से। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तजियाकार सईद अलवी, उनको प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अच्छा सईद अलवी साहब, ये मैं देख रहा हूँ आज जो हेडलाइंस हैं जंग में और एक्सप्रेस में, वो गज़ा के हवाले से हैं कि गज़ा में जो पाकिस्तान क्या फ़ौजी जो है वो आर्मी भेजेगी वहाँ पे अमन के लिए, अमन पीस मिशन भेजेगी। यानी इसहाक डार साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये बताया है कि अमन मंसूबे में हमारी तमाम तजावीज़ शामिल नहीं हैं। ये उन्होंने इसमें जो है वो एतराज़ किया। गज़ा की सिक्योरिटी फ़लस्तीनियों के पास होगी, मुआहदा इब्राहिमी का ऐसा नहीं बनेंगे, इब्राहिम अकॉर्ड का ऐसा नहीं बनेंगे। ये दो लोग जो कि पिछले दिनों में बातें भी हो रही थी। अच्छा, इस हवाले से पाकिस्तान में मौक़िफ़ जो है वो वाज़िया नहीं हो रहा। एक जगह पे खबर है कि अमन फ़ौज जो है वो गज़ा में भेजेंगे और दूसरी तरफ लिखा हुआ है कि हम सोचेंगे। तो असल बात क्या है कि भेजना चाह रहे हैं, रुकावट क्या है और वो किस नोयत की जो है वो अमन जो पीस मिशन होगा? देखिए, ये ट्रंप नेतन्याहू का जो गज़ा के हवाले से नया अमन फार्मूला है, बेसिकली अभी तक तो कोई ये मुत्तफ़िका बात नहीं है की गई। एक चीज़ को फ्लोट किया गया है कि पॉइंट्स किए गए, उसमें कुछ चीदा पॉइंट्स है। कहा तो ये जा रहा है कि इस्लामी मालिक इस अमन मंसूबे का खैर मकदम कर रहे हैं, लेकिन किसी तरफ से बाकायदा को बयान नहीं आया। अगर मंसूबे को देखा जाए तो एक लिहाज से ठीक है कि उसके अंदर जो 3 चीज़ें बयान की गई हैं कि जंग बंदी होगी, इसराइली इनखला होगा और तामीर नौ, बड़ी अच्छी बातें हैं तीनों। लेकिन अब देखना यह है कि इन 21 पॉइंट के अंदर जो सबसे अहम पॉइंट जिसके ऊपर बहस चल रही है कि मंसूबे में हमास का हुकूमत में कोई किरदार नहीं होगा और इसी तरह फ़लस्तीन से भी कोई जो है वो स्टेक होल्डर नहीं लिया गया। बेसिकली इसके ऊपर जितने भी तजियाकार बात कर रहे हैं या जो जिन्होंने भी इस मंसूबे को तफसील से पढ़ा है, कल भी हमारी बात हुई इस सिलसिले में, तो ये कह रहे हैं कि जब स्टेक होल्डर ही इसके अंदर नहीं है, बाहर से दुनिया सारी इसके अंदर आप रख रहे हैं, लेकिन स्टेक होल्डर जब नहीं है तो तब तक इस मंसूबे की बुनियाद ही जो है वो गलत है। तो अभी तक ये है। बहरहाल कई चीज़ें अगर देखी जाए तो अच्छी हैं, जिसमें कहा गया है कि इसराइली इनखला होगा, फिर इसराइली गज़ा पर कब्जा या इलाक नहीं करेगा। लेकिन अब ये देखना है कि इसके जो अमन फोर्स की बात की गई है, फिर इसमें एक और चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि अभी जो है इसराइल का ही कंट्रोल रहेगा। जब तक ये जो मुजव्वज़ा फोर्स है, अमन फोर्स है, ये वहाँ पे अपना कंट्रोल नहीं हासिल कर लेती, तब तक वहाँ पे इसराइली कंट्रोल रहेगा। और ये अभी मुकम्मल तौर पर जो मुजव्वज़ा मंसूबा है इसके ऊपर इख्तलाफ मौजूद। अच्छा, इसमें जो इख्तलाफ है हमारे मुल्क में, अपने मुल्क में भी इख्तलाफ पाया जाता है। जैसे अब मैं आपको कुछ बयानात जो हैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हमास के बगैर मसला फ़लस्तीन हल नहीं हो सकता। फजल रहमान साहब ने कहा है 2 रियासती हल की मुखालफत, हमें मातम के बजाय खुश होना चाहिए, ये वज़ीर कानून कह रहे हैं। तो हमारा अपना भी तो कोई वाज़ह मौक़िफ़ नहीं है कि क्या हम 2 रियासती हल की तरफ जा रहे हैं या जो मुजव्वज़ा ट्रंप मुआहदा है उसको तस्लीम कर रहे हैं, वहाँ अमन मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। और एक और भी इसमें है, जो 8 ममालिक मिले हैं ट्रंप के साथ, उसमें हमारा भी किरदार है। तो हमारी तजावीज़ तो मानी नहीं गई, तो फिर हम चीज़ का इबहाम मौजूद है, मुल्कों के अंदर भी है और इंटरनेशनल लेवल पे भी है। जब तक इस इबहाम को दूर नहीं किया जाता तब तक इस तरह का कोई बड़ा मंसूबा लाया नहीं जाता। और दूसरा, जैसे पहले मैंने कहा कि स्टेक होल्डर का होना जरूरी है। अब हमास को बाहर रख रहे हैं, फ़लस्तीन के किसी नुमाइंदा को इसके अंदर शामिल नहीं कर रहे, जो भी मुजव्वज़ा वहाँ पे हुकूमत कायम की जा रही है या फोर्स कायम की जा रही है। लेकिन मैं इस तरफ ज़रूर एक बात कहना चाहूँगा जिसकी अशद ज़रूरत है, वो ये है कि सबसे पहले गजा की जो आवाम है इस वक्त जो थोड़ी बहुत रह गई, आपको पता है वहां पे जेनोसाइड चल रहा है, वहां पे गजा नहीं है, वहां पे भूख बतौर हथियार इस्तेमाल की जा रही है, वहां पे दवाई नहीं है। जो सिस्ती आवाम है 1 पॉइंट एजेंडा के तहत वहां के जो इंसानी मजालम है उसको पहले बंद किया जाए। ये अमन फार्मूले चीजें बात की बात है, होता रहेगा। इसमें कितने मुल्क इन्वॉल्व हैं, कौन मानता है नहीं मानता, लेकिन एक बात को तो हर बंदा मानता है ना कि वहां पे
अमन होना चाहिए, गोला बारूद के इस्तेमाल खत्म करें, भूख बतौर हथियार खत्म करें, और ये जो किश्तियों पे सामान लेके वो साहिल समंदर तक आ गए हैं गजा के, तो आप देखिए उसके ऊपर क्यों नहीं कोई बात करता कि आप सिस्ती आवाम जो है, गोला बारूद रोज चलता है, वहां पे दर्जनों अमवात हो रही हैं, भूखे प्यासे वहां पे लोग हैं, फलस्तीनी है, गजा की पट्टी सारी ऑलमोस्ट जो है वो निढाल पड़ी हुई है। आप पहले उधर क्यों नहीं आते? एक बार जो असल 1 पॉइंट एजेंडा है ना, उसके ऊपर इस्लामी ममालिक आ रहे हैं। ओआईसी बनी किस लिए थी? ओआईसी बनी इसी मकसद के लिए थी। कहां सो गई है वो उम्मत, कहां सो गई है? अच्छा। आज अगर भूखे नंगे अवाम है वहां पे, उनके आप अद्वियात का, उनके खुराक का, उनके पानी का नहीं बंदोबस्त करते, तो ये अमन फार्मूला तो मेरे ख्याल में जब तक ये नहीं होता तो ये बेकार है। एक और तवज्जो एक और तरफ जो है वो मौजूल कराना चाहता हूं कि जो यूनाइटेड नेशन है, ये ट्रंप नेशनल असेंबली क्यों नहीं करा दिया जाता? देखिए अब इसमें एक जो है वो खबर भी है, वो ये है कि अगर ये अमन की कयाम, भले वो यूक्रेन रूस की जंग हो, पाकिस्तान इंडिया की हो, गजा इसराइल की हो, या कोई दुनिया में कोई भी जंग हो, ट्रंप ने ही बंद करानी, तो यूएन असेंबली बंद कर दे। ये तो आज आपने ये कॉलम पढ़ा नहीं है, खबरें में ये कॉलम पढ़ा हुआ है, मलिया लोधी साहिबा ने लिखा है जी, और उन्होंने पूरा पोस्टमार्टम किया है, 80 साला पोस्टमार्टम है ये अक़वाम मुत्तहिदा का, और आंखें खोल दी उन्होंने पूरी दुनिया की, कि पूरी दुनिया देखें। उन्होंने एक बड़ा क्लियर कट लिखा है कि ये सच है कि गजा और यूक्रेन में जंगे रोकने में अक़वाम मुत्तहिदा के मफलूज होने की जिम्मेदारी बड़ी ताकतों पर है। ठीक। और उन्होंने आगे चल के लिखा है कि अमेरिका ने गुज़श्ता 2 सालों में जंग बंदी की करारदादों को स्काट करने के लिए 6 बार वीटो किया है। और टोटल कितनी दफा की है? और टोटल 50 टाइम किया है। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं कि ये वो मुल्क है कि जिसने 6 बार तो अभी जंग बंदी की जो करारदादें थी उनको वीटो कर दिया है। आज वो किस मुंह से अमन की बात कर रहे हैं? वो नोबेल प्राइज भी तो जीतना है ना, वो जीतना है। लेकिन आप देखें, अगर अक़वाम मुत्तहिदा जो है इस वक्त 80 साल इसको मुकम्मल हो गए, और 80 साल मुकम्मल होने के बाद अगर वो ममालिक के दरमियान जंग नहीं रोक सकता, और जंग भी उस लेवल की कि जिसके सामने नहती अवाम है, जेनोसाइड हो रहा है, जंग नहीं जेनोसाइड हो रहा है, तो मलिया लोधी साहबा ने बिल्कुल ठीक लिखा है कि 80 साल के बाद ये बिल्कुल एक मफलूज है। तभी मौत मार के 80 साल उम्र हो गई। हाँ, 80 साल के बाद तो वैसे भी जो है वो एक इंसान भी अपने आवाज खो बैठता है, तो ये अक़वाम मुत्तहिदा भी अपने आवाज खो बैठा है। तो अब देखें, अब वक्त बदल गया है। अब आप देखें कि कोई भी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। आपने देखा कतर के ऊपर भी हमला करा दिया गया। खास तौर पे मुसलमानों को सोचना चाहिए, और उन मुसलमान ममालिक को सोचना चाहिए जिनके पास एटमी हथियार नहीं है, वो खैर मनाएं और एक दूसरे की मौत के ऊपर खुशियां मत मनाएं। सही। ये वक्त आ गया कि आपस में इत्तेहाद करें और आपस में मामलात को देखें। अगर ये आपस में मामलात नहीं देखेंगे, अपनी फौजी ताकत को नहीं बढ़ाएंगे या दीगर ताकतों के साथ इलाक नहीं करेंगे, तो एक एक करके मारे जाएंगे। इसी कॉलम में एक और भी उन्होंने इस पे तजिया दिया है कि फंड्स की कमी, ये एक बड़ी खतरनाक बात है कि अगर यूनाइटेड नेशंस के पास फंड्स की कमी है तो फिर सारी दौलत को आग लगा दें, फिर फायदा क्या अगर इसके पास भी फंड्स? मेरा ख्याल है फंड्स की कमी नहीं, नीयत की कमी है। अगर नीयत जो है ना, नीयत ही नहीं है। उन्होंने बड़ी ताकतों को इसका जिम्मेदार करार दिया है, किसी छोटी ताकत की तो बात ही नहीं की, और सरे फहरिस्त अमेरिका की बात कर दी उन्होंने। अगर माइट इज राइट तो वीटो भी तो माइट इज राइट ही है ना। तो वही बात है कि बड़ी ताकतें जो हैं वो इस इंटरनेशनल फोरम को नहीं चलने दे रही, तो फिर छोटे मुल्कों को चाहिए कि जिनके ऊपर जुल्म हो गए वो आपस में इत्तेहाद करें और बड़ी ताकतों का मुकाबला करें। ये वो ताकतें हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा को नहीं चलने दे रही, जो कि बनी ही इसीलिए था, बेसिक मैंडेट ही था कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो, एक दूसरे के खिलाफ जो मजालम हो रहे हैं उनको रोका जा सके। अच्छा, अगर जनरली देखा जाए तो बहुत सारे मुल्कों ने खैर मकबूल किया है, कुछ लोग अभी खामोश हैं, अभी उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन एक ऐसी तजवीज़ जिसके बारे में ये ट्रंप का जो अमन मुआहिदा जो एक मुजवजा है, जी। अगर इसमें देखा जाए तो हमास का किरदार नहीं है, ठीक हो गया। जी। एक तो ये सबसे बड़ा इशू है कि हमास को जो है वो डी रेडिकलाइज किया जाए, जैसे उन्होंने कहा हुआ है कि दहशतगर्दी, अब उनके मुताबिक दहशतगर्दी है, लेकिन वो अपनी वो फाइट पर बका के जंग लड़ रही है। हमास के हवाले से जो गलत पिक्चर पोर्ट्रेट की जा रही है कि वो दहशतगर्द जमात है, ठीक। हमास जो है वो फ्रीडम फाइटर है,
ठीक। वो अपने मुल्क की आज़ादी के लिए चल रहे हैं और ये बात क्लियर है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, वो अपने आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं। और ये एक ऐसा कोई भी मंसूबा, ऐसा कोई भी मुआहदा जिसके अंदर स्टेक होल्डर मौजूद ना हो, वो किसी तौर पे भी वो काबिल अमल नहीं होता। ये अपने तौर पे चीजें हैं इम्पोज की जा रही हैं। अमेरिका ने एक अपने तौर पे एक ही नुकाती फार्मूला बनाया जिसको वो कह रहा है कि जी सब मंजूर करें, नहीं कर रहे। जैसे अभी देखें कि उसके अंदर स्टेक होल्डर ही नहीं है, बाकी ममालिक की तरफ से भी क्लियर कट कोई किसी किस्म का कोई इसके ऊपर मौक़िफ़ सामने नहीं आया। जब आगे चल के देखते हैं क्या सूरत हाल पैदा होती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब तक हमास को इसके अंदर फ़लस्तीन के नुमाइंदों को इनकारपोरेट नहीं किया जाएगा, और मिस्र जो तो है ये नहीं वो चलेगा। गारंटर के तौर पर सामने आए हैं और उन्होंने इस चीज की जो है वो लेकिन क्या कतर और मिस्र जो है ये इंश्योर करा पाएंगे? ये क्या मुमकिन होगा इसराइल को रोका करा पाएगा? जी देखें, जो वहां पे असर पजीर है ना, वो हमास है। जब एक असर पजीर वहां पे जमात है जिसके कहने पे कुछ रुक सकता है या कुछ हो सकता है, आप अगर उसको बाहर रखेंगे तो फिर कोई तीसरा मुल्क वहां पे कुछ नहीं कर सकता। कि अगर नेतन्याहू ने जो कतरी जो है वो फरमारा को कॉल की है, माफी मांगी है हमले की, और साथ ही जो है वो गारंटर भी है, तो ये क्या मतलब है कि तयशुदा था कि कतर को इस वजह से इन्वॉल्व किया गया है कि उसके पहले क्लियर किया गया इसराइल की तरफ से, इसराइल ने उसकी माफी मांगी, तो ये तो इसराइल के प्रो एक मुआहदा नजर आ रहा है। ऐसा ही है, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये सारा जो भी मुआहदा है इसमें सब इसराइल के जो मफादात है उनका तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। ये कहीं से भी नहीं लगता ये फ़लस्तीनी अवाम, गजा की अवाम के लिए ये है। अगर होता तो जाहिर बात है उनको सबसे पहले ऑन बोर्ड रखा तो जाता। पाकिस्तान को सवाल से और अगर फिर अमेरिका की नीयत ठीक होती तो ये वीटो क्यों करता, जिस वीटो का जिक्र हम तो पाकिस्तान को थोड़ा मुताहत नहीं रहना चाहिए कि क्या पता सबको वो 8 हुक्मरान जिनके कंधे पे रख के ये चलाई जा रही है, जिनको सदर ट्रंप ने मुलाकात की है, उन सबको सोचना चाहिए कि ये ना हो कि उन पे रख के ये बंदूक चला दी जाए तो बाद में उनको ख्याल आए कि नहीं ये क्या हो गया है। तो आज उनको चाहिए कि आज मौका है। कतर ने कुछ होने से पहले ट्रंप को जहाज गिफ्ट किया और साथ में फिर मिसाइल भी इसराइल का आ गया, वो भी गिफ्ट आ गया ना। एक गिफ्ट उन्होंने किया, उसके बदले में एक गिफ्ट उनको आ गया। तो ये बहरहाल मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल इस वक्त बड़ी खराब है, इसके ऊपर तवज्जो की जरूरत है। अच्छा, इसमें एक ज़िमनी बात और भी है, ज़िमनी तो नहीं कहना चाहिए बल्कि बड़ी पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है कि जो आसिम मुनीर अहम शख्सियत है, उनकी तारीफ करना मेरे लिए एजाज है। ये अमेरिकी सदर ट्रंप ने जो है कमांडर्स के जनरल्स से खिताब कर रहे थे जो कि दुनिया भर में मिशंस पर मौजूद हैं, वो उन्होंने ये कहा है कि जो फील्ड मार्शल हैं उनका बड़ा जो है वो एक शख्सियत है और मेरे लिए सही कह रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका दरमियान ताल्लुकात का बहुत हाई टाइम चल रहा है। एक दूसरे की तारीफें कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिल के करना चाह रहे हैं। एक यानी कि इस वक्त हम जिस तरह खबरों में ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं कि ऐसे लग रहा है कि अमेरिका का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक जो इत्तेहादी है वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान भी उभर के सामने आया है। जब तक जब हमने अपने दुश्मन को नाको चने चवाए, उसको हमने बताया कि पंगा चंगा नहीं होता, तो उसके बाद फिर हमारी जब फौजी बर्तरी साबित हुई है, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सियासी बर्तरी भी साबित हो गई है, असाबी बर्तरी भी है, आप सही कह रहे हैं। और उसके बाद दुनिया ये मानने पे मजबूर हो गई है कि इसके पहले पाकिस्तान, चूंकि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन बड़ी आइडियल है, लेकिन हम किसी वजह से थोड़े से दबे हुए थे, लेकिन अब पाकिस्तान एक मजबूत तरीन फौजी सियासी मुल्क के तौर पर उभरा है। और अभी आपने देखा कि ये फतेह 4 क्रूज मिसाइल का भी कामयाब तजर्बा हो गया है, और पाकिस्तान के ऑलरेडी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसकी पूरी दुनिया में बड़ी अहमियत है, और इसका जो है अमली मुजाहरा भारत ने देख लिया है, और वो फिर हाथ जोड़ता जोड़ता जो हिंदू बनिया पहुंचा है अमेरिका के पास कि जी हमारी सुलह कराई जाए। तो अब ये अच्छा, इस हवाले से मैं थोड़ी सी तवज्जो इस तरफ भी मबजूल कराना चाहूँगा कि जैसे हमारा
सऊदीया के साथ एक दिफाई मुआहदा हुआ है, इसके साथ साथ हमें दिफाई ट्रेनिंग की तरफ भी जाना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी मार्केट है। और फिर इसके अलावा हमारे जो डिफेंस प्रोडक्शन है पाकिस्तान की, इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। हम बहुत अच्छे टैंक बनाते हैं, बहुत अच्छे जहाज बनाते हैं, बहुत अच्छे मिसाइल बनाते हैं, तो दुनिया में इसकी भी मार्केटिंग होनी चाहिए। जो पाक सऊदीया एग्रीमेंट हुआ है, इसको जो है अमली जामा पहनाने के लिए कोशिश तो है दोनों मुमालिक, लेकिन इसमें ब्रेकिंग ये है कि सऊदी वली अहद ने भी कहा है कि मैं पाकिस्तान का जल्द दौरा करूंगा और इसी साल दौरा करूंगा। ये पाकिस्तान के लिए जो है एक बड़ी एजाज की बात है और इसमें जो है वो पेशरफ्त हम देख रहे हैं। अच्छा, इसमें ये जो खबर है कि पाकिस्तान ने 750 किलोमीटर रेंज वाले जदीद क्रूज मिसाइल फतह 4 का कामयाब तजर्बा किया है। ये पहले भी तजर्बा कामयाब होता, हमारा कभी तजर्बा नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, दिल्ली का यहाँ से कितना फासला होगा? लाहौर से कितना? इससे कम है, 750 से कम है। तो हमारे पास पहले भी मिसाइल हैं जो कि डायरेक्टली दिल्ली को हिट कर सकते हैं, लेकिन ये माशाल्लाह एक और बड़ी अच्छी एडिशन है हमारे। तो वो ट्रॉफी इसके ऊपर लाद के भी भेजी जा सकती है। ऐसा हो सकता है, अगर वो डायरेक्ट नहीं लेना चाहते। हमारे जो मोहसिन नकवी साहब से, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के वो चेयरमैन है, तो ये आपकी तजवीज ठीक है कि इस मिसाइल पे लाद के उनको डायरेक्ट भेज दिया जाए, तो हो सकता है फिर उनको एतराज ना हो, जो कि होम डिलीवरी है ना, क्योंकि आपका आजकल होम डिलीवरी का दौर है, तो हम ट्रॉफी होम डिलीवरी कर देते हैं। के लिए ये तजवीज है जी हमारी तरफ से कि ट्रॉफी की होम डिलीवरी की जाए और डायरेक्ट जो है वो फतह 4 से उधर पहुंचाया जाए, ताकि वो वसूल कर सके उनको ये भी गिफ्ट के साथ। हाँ, ये भी हो जाएगा, उनको अजीमत से बच जाएंगे कि हमने पाकिस्तानी के हाथों से ली है, हमें होम डिलीवरी कर दी। ये जो जनाब राजीव शुक्ला साहब है, इन्होंने बड़ी मिन्नतें तरले की हैं मुसलसल मोहसिन नकवी साहब की कि भाईजान मेहरबानी करो सारी ट्रॉफी दे दो। नहीं, तो उस वक्त इन्होंने भंग पी हुई थी जब हम दे रहे थे इज्जत के साथ। देखें, ये जो ट्रॉफी है, एजाजात होते हैं, बेसिकली इसका एक मौका होता है। जी जी, जब मौका निकल जाता है ना, अब वो 10 ट्रॉफियां ले लें, 100 ट्रॉफियां ले लें, कोई औकात नहीं है। ये एक मौका होता है। एजाजात जब कोई काम हुआ है, अगर उन्होंने जीता है तो बड़ेपन का मुजाहरा करते, वो लेते, मतलब देखें, और बड़ापन ये तो कोई बात ही नहीं, ये तो ये खिलाफ बात है। और खास तौर पर जब तक मोदी हुकूमत वहां पे कायम है, तो वहां से बड़ेपन की तो उम्मीद की नहीं जा सकती। खबर ये है कि भारतीय टीम को ट्रॉफी चाहिए तो मुझसे आके दफ्तर में वसूल करे। अब इसमें असूल है क्या? असूल ये है कि जब आप विनिंग सेरेमनी होती है तो वहां पे ट्रॉफी जो है वो दी जाती है। अब क्योंकि ट्रॉफी उस वक्त तो दी नहीं गई, मैं वही कह रहा हूं, आईसीसी के कोई रूल रेगुलेशन नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि जो बाद में कोई दी जाए, नहीं, बाद में ये हो देने सकता का है कि दोबारा तकरीब मुनक्कद की जाए, उसमें दी जाए, फिर आए पाकिस्तान के साथ दोबारा खेलें, हो सकता है वो फिर हार जाएं तो हो सकता है मिले ही ना। ये तो मौका था, मौका जाया करके अब बाद में पछता रहे हैं। हिंदू है ना, ये बेसिकली हिंदू ज़हन है, ये करते पहले हैं, सोचते बाद में है। और यही हुआ मोदी के साथ कि पाकिस्तान के साथ पंगा ले लिया बगैर सोचे समझे। बाद में उसने सोचा, दिमाग पे सवार है पाकिस्तान। वो तो कहते हैं हम तो सुपर पावर है, हम तो दुनिया के कुछ भी नहीं है जी। देखें, विश्व गुरु, हाँ, जो ट्रॉफी लेने वो उससे भी डरता है, ट्रॉफी लेने से भी डरता है। विश्व गुरु है ये मोदी के बारे में मशहूर किया। देख ले आप, वो पाकिस्तानियों के हाथ से भी डरते हैं कि ये ना हो कि ट्रॉफी देते देते को बम ही मार दे, हमारा राफेल ही ले जाए। जो पीर था जिसकी टिकटॉक पे वीडियो वायरल थे, हाथ लगाता तो करंट लगता था। वही चक्कर है उनको। शायद ये आप पूरी तरह यकीन हो गया कि कोई भी पाकिस्तानी हो उससे जरा बच के रहे हैं। सही सही। अच्छा, ये सारी बातें तो ठीक हो गई, लेकिन गरीब आदमी का क्या कसूर है कि पेट्रोल जो है उसकी कीमत में 4 रुपए 7 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपए 4.4 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। और पेट्रोल की कीमत जो 268 से 68 पैसे जो है वो हो गई, और जो पेट्रोल की डीजल की कीमत 276 हो गई, और पेट्रोल की कीमत 268 हो गई। तो ये हमें तो उधर आरे लगाया हुआ है कि हम वर्ल्ड लीडर बन रहे हैं, साथ साथ जो है वो हम जो है पेट्रोल भी महंगा उसमें। अच्छा, उसमें जो मेन मसला है ना, वो मेन मसला है IMF की तरफ से या कोई जो डेफिसिट को कम करने के लिए जो लेवी 100 रुपए फी लीटर वसूल की जा रही है। लेवी क्या है ये जरा आवाम को बताएं। पाकिस्तान कौन सा चूना मैं उसकी वजह बताता हूँ। पाकिस्तान के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेशन का बहुत बड़ा मसला है, और पाकिस्तानी हुकूमत चूंकि उन कारपोरेशन से, उन इदारों से जो जायज टैक्स है जो वसूल नहीं कर पाते, उसमें मिली भगत करके उनको रिलीफ दे देते हैं। सही कि भाई आप छुट्टी करें, हमारा ऐसा हमें पकड़ाएं। लेकिन इधर अवाम से इनडायरेक्ट टैक्सेशन करते हैं। वो कैसे होती है?
आपकी यूटिलिटी बिलों के ऊपर होती है, इसी तरह पेट्रोल डीजल के ऊपर होती है। चूंकि यहाँ पे ये चीजें मोनोपोलाइज हैं, अब पावर सेक्टर भी मोनोपोलाइज है, गवर्नमेंट खुद उसको होल्ड करती है, उसकी वजह ही यही है। इसी तरह पेट्रोलियम लेवीज जो हैं ये भी बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। अब यहाँ पे ये कहा जाता है कि जी आप टैक्स नहीं देते। भाई हम कहाँ नहीं टैक्स देते। आप एक पानी की बोतल लें, एक शेविंग के लिए ब्लेड लें, एक बिस्किट लें, छोटी सी छोटी कोई चीज ले लें, उसके ऊपर भी 18% सेल टैक्स है। ठीक। और ये कोई थोड़ा सेल टैक्स नहीं है जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। और फिर इधर आ जाएं आप पेट्रोल पे 100 रुपया लीटर, और अच्छा, ये 100 रुपया लीटर जो 100 है रुपये वसूल होता है, 1 लीटर एक आम आदमी भी लेता है, उसके ऊपर 100 रुपए देता है। क्या ये 100 रुपए गवर्नमेंट को मिल रहे हैं? देखें, ये अगेन फिर इदारों के ऊपर ग्रिप का मामला है। अगर अवाम को लूट के भी आगे हुकूमत के पास ये नहीं पहुंच रहे तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। ये बात ठीक है कि ये सारे नहीं उनको पहुंचते, लेकिन अगर हुकूमत FBI और दीगर जितने भी टैक्स के रिलेटेड इदारे हैं उनके ऊपर कंट्रोल करे, उनकी मैनेजमेंट को बेहतर करे, तो उनको ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है जिसके जरिए आप देखें, एक प्राडो है 4000 सीसी वाली, एक बेचारा 70 सीसी वाला है, और एक वो जो 100 सीसी वाला वो एक बाइक लगा के तो वो अपना चिंगची चला रहा है। सबको 100 रुपया पर लीटर के हिसाब से टैक्स पड़ रहा है। ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है कि आपने एक ही रखा हुआ है। आप कह रहे हैं कि जनाब हमने गरीब को भी ऐसे लूटना है, अमीर को भी ऐसे लूटना है। जब तक मुल्क से इनडायरेक्ट टैक्सेशन का खात्मा नहीं होगा, ये नाइंसाफी जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कि पेट्रोल पंप के ऊपर एक काउंटर FBR का बना दें कि पहले इसको चार्ज करो फिर आगे वो पेट्रोल। यही हो रहा है ना, यही हो रहा है। जब 100 रुपया आप पर लीटर दे रहे हैं तो यही हो रहा है। पहुंच रहा है, वो पहुंच भी तो नहीं रहा है। तो वो तो फिर हुकूमत की अपनी नायल ही है कि अगर अवाम को लूट के भी उनकी जेबें नहीं भर रही तो फिर बढ़ नहीं सकते। अच्छा, इसका एक दूसरा पहलू है जो मैं जरूर उस पर बात करना चाहूंगा। बेसिकली ये जो यूटिलिटीज होती हैं ये इनपुट है, इंडस्ट्री का इनपुट है, और ये ट्रांसपोर्ट का मेजर इनपुट है। जब पेट्रोल, बिजली, गैस महंगी होती है, इससे महंगाई का एक तूफान आता है। और वो तूफान एक ऐसा है जो एक तो जेन्युइन हो गया कि आपने 4 रुपए बढ़ाए, उस हिसाब से अकॉर्डिंगली आपके किराए, आपकी प्रोडक्शन के रेट ज्यादा हो गए। दूसरे, इस नाम के ऊपर अगर 2% या 1% महंगाई बनती है, 5% कर ली जाती है। कंट्रोल नहीं है, वापस नहीं होती। हुकूमती इदारों का कंट्रोल ही नहीं है महंगाई के ऊपर ना, बिल्कुल किसी तरह का। यहाँ जितने मर्जी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट फिरते रहे, जो मर्जी फिरते रहे, किसी का किसी चीज के ऊपर कंट्रोल नहीं है। हर कोई मन चाहे रेट मुकर्रर कर रहा है, वो चाहे अशिया जरूरिया की हो, मुकर्रर है ना। ये भी तो मसला है ना, यही मसला है ना कि वो अपना रेट लेके वो निकल जाते हैं। और फिर इसके अलावा कोई ऐसा प्रॉपर मैकेनिज्म भी नहीं है पाकिस्तान में कि प्राइस कंट्रोल के ऊपर मुकम्मल ग्रिप हो सके। ऐसा कुछ सूरत-ए-हाल, को ऐसी जो भी आप देखें कि अगर आप सब्जी या फ्रूट लेने जाते हैं, जो सरकारी रेट लिस्ट पड़ी होती है वो बेचारे पैसे दे के लेते हैं। सुबह सुबह ठेकेदार आता है, कहता है यार कटो 100 रुपया लिस्ट ले लो, लेकिन उस लिस्ट को साइडलाइन पे लगा दिया जाता है। फिर कहते हैं अगर इस रेट पे लेना है तो फिर ये कचरा मिलेगा, असर रेट और है। तो जब तक हुकूमत प्राइस कंट्रोल के ऊपर मुकम्मल ग्रिप नहीं करेगी तब तक अवाम जो है वो महंगाई के तो जी। महंगाई की खबर एक और है जी। रवां साल GDP ग्रोथ में 3% जो है वो रहने की तवक्को है, और महंगाई 6% बढ़ने का इम्कान है, ये एशियाई बैंक ने कहा है। सही। अच्छा, इसमें एक और खौफनाक बात आगे और भी है। सैलाब से सप्लाई चेन मुतासर, मतलब रोटी चीनी मुतासर हुई है, खड़ी फसलें तबाह हुई, मुतवक्को कीमतों में इजाफा, गैस टैरिफ बढ़ने से भी महंगाई में इजाफा होगा। आउटलुक रिपोर्ट। पाक अमेरिका तजारती माहे से कारोबारी तमाद बहाल, ज़राए मुबादला के ज़खायर सरमायाकारी मुतवक्को कंट्री डायरेक्टर इमा फैन। चले वो तो बात की बात है कि बाहर से, लेकिन जो ये खबर है उसका मतलब ये है कि महंगाई बढ़ गई है। नहीं, बढ़नी है। वो देखें, मैंने बड़ी तफसील से जिक्र किया कि महंगाई जो आर्टिफिशियली कैसे बढ़ रही है, प्राइस कंट्रोल नहीं है। आप दूसरी तरफ आ जाए, महंगाई इसलिए बढ़ रही है कि आप एक कंज्यूमर इकोनॉमी बन गए हैं। आपने हर चीज इंपोर्टेड इस्तेमाल करनी है।
पाकिस्तानी इंडस्ट्री दिन ब दिन बैठती जा रही है। पाकिस्तान जो मुल्की मसनूआत होती हैं कुदरती तौर पे सस्ती होती हैं। जब आप उसके मुकाबले में इंपोर्टेड प्रोडक्ट लाते हैं उसके ऊपर टैक्सेस पड़ते हैं, वो बाहर से आती है, उसके ऊपर फ्रेट भी होता है। जब आप एक कंज्यूमर नेशन बन गए हैं तो फिर महंगाई के बढ़ने का तो आप कह सकते हैं कम होने की कोई बात नहीं है। जब तक मुल्क की इंडस्ट्री नहीं चलेगी तब तक महंगाई का खात्मा नहीं हो सका। बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है महंगाई खात्मा। और दूसरी तरफ प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म को एक्टिवेट करना चाहिए फौरी तौर पर। सही। चले जी, महंगाई भी बढ़ेगी लेकिन आवाम के लिए बढ़ेगी, खवास के लिए तो नहीं बढ़ेगी। खवास को तो परवाह ही नहीं है ना, वो उनको खवास तो क्रेडिट कार्ड ऐसे आगे करते हैं अपने डेबिट कार्ड से, वो देखता भी नहीं है कि कितने पैसे काटे गए। उनको पता भी नहीं होगा कि मेरे बैंक में कितने पैसे पड़े। नहीं पता होता। ठीक है, खास तौर पर जो सरकारी अफसरों के हवाले से सबको नहीं पता होता जो है, वो उनको तो पता ही नहीं होता आ किधर से रहे हैं। वो असल में उनको इसलिए भी नहीं पता होता कि वो बेचारे अपनी जेब में नहीं डाल सकते, वो किसी और की जेबों में डलवाते हैं। ये वैसे IMF ने पिछले साल भी इस पे जोर दिया था और इस दफा भी जो रिव्यू मीटिंग में भी इस बात का तस्करा हुआ है कि व्हाई नॉट सरकारी जो एहलकार हैं, अफसरान हैं, उनके भी असासे जो है आवाम के सामने होने चाहिए। पिछले साल से IMF कह रही है जी हुकूमत को, लेकिन मसला ये है कि एहसासे और शादियां तो सारा छपा देते हैं। असल बात ये है कि तमाम जो मामलात है वो ब्यूरोक्रेसी के हाथ में। अब वो उनके खिलाफ को काम होना हो और वो होने देंगे, वो मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाते हैं, अगर इस बात के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद हो जाता है कि आप अफसरान के असासे चेक करें तो वो इतने बड़े पाकिस्तान की क्रीम है, तो आपका क्या ख्याल है कि वो अपने नाम पे रखेंगे? वो मंगवाते ही नहीं अपने नाम पे। और आजकल तो आपको पता है कि बैरून मुल्क उन्होंने अपनी जायदादें बनाई हुई हैं। वो कहते हैं हमारा एक प्लाट पे होगा, नहीं, अब बेगम के नाम पे भी पता चल जाता है, के नाम पे, ड्राइवर के नाम अब ये भी पता चल जाता है। अब वो कहते हैं बैरून मुल्क फला मुल्क में हमें एक प्लाट लेके उसकी फाइल दे दो, जो हमारे सिस्टम में नहीं है। जो आपको पता है नादरा बहुत तेज हो गए हैं, सिस्टम इंटीग्रेटेड हो गए हैं। अब किसी का भी डाटा जो है वो एजेंसी फौरी निकाल लेते हैं। काफी हद तक ये चीजें हमारी हो गई हैं। तो अब आसान हाल है कि जनाब हमसे काम कराना है, फला मुल्क में आप ये इतना जमीन का टोटा, इतना फ्लैट, ये चीज, गाड़ियां, वहां आप छोटा मोटा फजल होता है तो वो कैसे होगा? छोटा मोटा फजल तो जो है ना वो चलता रहता है। वो इतना तो इजाजत दे दें कि औकाम में बस तक कुशाद है, हर कुछ उनके हाथ में है, तो ये छोटा मोटा तो चलता ही रहता है। इसमें उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को भी बड़ा जो है वो टाइट किया है इस हवाले से। वकला फर्म्स ये भी बड़े पैसे लेते हैं। हाँ, ये कहते हैं ब्रीफ हुकूमत वकीलों के बारे में ये भी बात है कि कैश में डील करते हैं, ये भी पैसे नहीं। ये और उसमें ज्वेलर्स की निगरानी की जाए। मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली ये जो नॉन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की बात है ना, अब उसमें वो बेचारे रिटेलर को गिन लेते हैं, वो गवाले को गिन लेते हैं। ये नॉन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जिस तरफ आपने इशारा किया है, वो कला और ज्वेलर्स। अब ज्वेलर जो हैं वो सही बात है कि वो कैश में डील करते हैं, ब्लैक को वाइट कर रहे हैं। हाँ, वो बहुत बड़ा टूल बन गया इस वक्त। ज्वेलर जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट जो है, जब भी किसी ने अपना कोई सरमाया शो करना होता है, व्हाइट कराना होता है, वो कहता है जी ये देखें हमारा तो ये खानदानी सोना पड़ा हुआ है और ये सोना जो है वो ये पड़ा हुआ है। अब देखें इसमें ज्वेलर इन्वॉल्व है, ये रसीदें भी देते हैं कि जनाब हमने खरीदा, ज्वेलर इन्वॉल्व है और इनके ऊपर कड़ी निगरानी होनी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि और इसी तरह फिर वकला का भी जो मामला है वो उसके ऊपर भी निगरानी सब पे होनी चाहिए। वो फीस इतनी ज्यादा क्यों लेते हैं? किसको बांटनी होती है फीस? वो सबको बांटते हैं। देखिए हिस्सा तो होता है। आप ये कहें कि आप वो सारी अपनी जेब में रख लेते होंगे, ये तो मुमकिन नहीं है। जहां जहां जानी जरूरी है वहां जाती है, वो तो हिस्सा तो होता है, इससे के बगैर कोई काम नहीं होता। सही। ये तो लगता है IMF ये भी कहेगा कि जिन जो घरों में वो जो है वो खाना पकता है उसकी डिटेल सामने नहीं, वो क्यों कह रहा है ये देखें, वो क्यों कह रहा है। वो तो नहीं आया आपके पास, आप ही गए ना उसके पास। जब आप कर्ज लेके आ जाते हैं, आपका तो हिसाब वो है कि आपने तो मोहल्ले की सारी हट्टियों से कर्ज ले लिया हुआ है, आपको हट्टी बची नहीं है। तो अब जाहिर है जिसका ज्यादा कर्ज है वो आपकी किटी की तरफ देखेगा। तरसीलाते ज़र जो है वो $43 बिलियन होने की तवक्को है, जो पिछले साल 30 या $32 बिलियन। अल्लाह करे, अल्लाह करे। ये हम पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र कर रहे थे
कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को अगर आप एतमाद में ले लें, ना आपको IMF की जरूरत है, ना किसी दोस्त मुल्क के कर्जे की जरूरत है तो सिर्फ अपने पाकिस्तानियों की जो बाहर बैठे हैं, जिनके पास जेन्युइन अपने डॉलर हैं और वो अगर जेन्युइन तरीके से पाकिस्तान ऐसे भेजते जो हैं। दोस्त ममालिक आप वो तो शर्म से भी नहीं मांगे कि आप इनसे क्या मांगे। नहीं, आप वापस भी तो नहीं करते ना। आप कहते हैं कि यार वो जरा वो डेफर कर दें, हमें और दे दें, तो अब वो बेचारे क्या करें, तो बार बार तो कर्ज कोई नहीं देता। सही। अच्छा, आखिरी खबर शामिल करते हैं जी, अलीमा खान साहब के हवाले से है और बड़ी आम है और मुतवक्को खबर थी। और कल जो है वो बड़ी मीटिंग्स भी हुई और ये जो शेर अफजल मरवत साहब की भी मुलाकात हुई PTI चेयरमैन से, और उनका सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि अलीमा खान को पार्टी मामलात से हटाया जाए। ये सब का मुतालबा है, ये सब का मुतालबा है। तो अलीमा खान साहबा किसकी है वहां पर ये करेंगे? देखें, ये सब का मुतालबा है और सभी यही कहते हैं कि ये इनकी वजह से एम्बिग्विटी होती है। तो किसने दावत दी पीछे देखें, पीछे आप देखें, ये तो खुद से आई है ना। अब वो खुद से आई हैं कि जी और कोई कुछ नहीं कर रहा तो हम करेंगी। ठीक। अब वो बजो में खुद आ तो गई हैं, लेकिन उनके आने की वजह से पार्टी के अंदर जो सिस्टम तबाह हुआ है, वो जो एक पेज था उसके खराब होने में इनका भी किरदार है। बेसिकली पिछले दिनों में जब हम पूछ रहे थे इसके PTI के जो अहम ओहदेदारान है कि जनाब अब मैसेंजर कौन है खान का, तो वो कहते थे अब तो अलीमा खान उनकी बहनें ही जो पैगाम लाती हैं हम वही देंगे। अब एक तो पैगाम का मामला ये होता है कि बताने वाला और फिर आगे उसको बताने वाला फर्क तो आ जाता है। बहरहाल इस वक्त अगर अमली तौर पे देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो मुकम्मल इंटैक्ट नहीं है। उसकी वजह अलीमा खान हो या कोई भी हो, बेसिकली कोई बंदा भी एक दूसरे पे एतमाद नहीं कर रहा, हर कोई एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहा है। और इससे जो पार्टी की वर्थ है, उसकी जो असर पजीरी है, उसकी जो अवाम के अंदर मकबूलियत है, उसमें कमी वाक़ हो रही है। खान साहब की वजह से वो फूल भी मुरझा गए, बिन खिले कासिम और सलमान, और जिनका तस्करा किया और वो ना आए, ना उन्होंने सियासत का ऐलान किया, और जो है वो सारी उन्होंने आना भी नहीं था, उन्होंने आना भी नहीं था। ये जाने बुलाया था। ये तो खैर ऐसी एक बात है, आना भी नहीं था उन्होंने, लेकिन बहरहाल वो अमेरिका गए, उन्होंने अपना हक अदा किया। अब उन्होंने लॉबिंग करने की कोशिश की और मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान आने से बेहतर है कि वो बाहर रह के लॉबिंग करेंगे ना, तो कुछ ना कुछ हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। गवर्नमेंट बाहर लॉबिंग से ही तो सब कुछ होता ही क्या है जी। अब आप देखें कि सारे जो फैसले हैं जहां होते हैं सबको पता है। सही। और इसी के साथ जो है वो आज के प्रोग्राम का जो है वो इख्तिताम का वक्त हुआ चाहता है, और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप आज डिस्कस की, बड़ी ज़रूरी नवीयत की थी, ख़ासतौर पर गज़ा के हवाले से जो एक मुआहदा, अमन मुआहदा जो है वो अभी मुजव्ज़ा है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वहाँ पे अमन लाया जाए और वहाँ पे जो हालत ज़ार है फ़लस्तीनियों की उस पर गौर करना चाहिए। अगर कोई अमन के लिए कोशिश करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां पे अगर नस्ल कुशी हो रही है और उसको कोई जो है वो उस पर आवाज नहीं उठा रहा, तो ये मुजरिमाना गफलत है। भाई वो पले वो पाकिस्तान हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, जो इंसानियत के खिलाफ जो काम हो उसके जो है लिए आवाज उठाना हमारा बनता है। हमारे भी पाकिस्तानी भी कुछ दोस्त जो है वो इमदाद लेकर जा रहे हैं गजा की तरफ, रास्ते में अभी पहुंचे नहीं है। अल्लाह करे वो जो है वो बाहिफाजत गजा में पहुंचे और कुछ इमदाद ना सही, कम से कम दाद रसी तो सही। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।